नमस्कार साथियों, मैं मनीष फिलहाल आप सभी का आज के लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और उसमें किताब 2 संविधान कार्य पर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो अध्याय 1 है हमारा संविधान क्यों और कैसे, उसका लेक्चर 4 है हमारा और तैयारी है कलेक्टर बनने की। लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पावर बूस्टर डोजेस भी हम लोगों ने देखे, आपातकाल जैसे टॉपिक्स, सोवियत संघ जैसे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी कक्षा 11-12 तक की तैयारी ना रुके और कलेक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा हो। पर आज के टॉपिक्स हमारे क्या क्या होंगे, तो आइए जानते हैं। देखिए, आपके किताब में बॉक्स में एक टॉपिक दे रखा, संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। देखिए, अपन सब कुछ पढ़ेंगे, अपन लोग बॉक्सेस का भी पढ़ेंगे, अपन जो साइड में संविधान सभा में जो महापुरुषों ने बातें बोली हैं, जो डिस्कशंस करा है, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो समर्थ बनाने वाले प्रावधानों की चर्चा करेंगे, इसमें दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे इंडोनेशिया की, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, इसकी चर्चा करेंगे, और संविधान की सत्ता जो कि एक मुख्य मेन हेडिंग आप लोगों की बन जाएगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। देखिए, संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधानों का मतलब क्या है। हम लोग लास्ट लेक्चर तक हम लोग ये देखते हुए आए कि जो संविधान के मुख्यतः 4 कार्य हैं, उनमें से एक समाज की जो आकांक्षा है, लक्ष्य हैं, उनको पूरा करना भी संविधान का एक मुख्य कार्य में से एक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ संविधान का यही मतलब नहीं है कि संविधान एक कानून बना करके छोड़ दे। संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता है कि राज्य का गठन किस प्रकार से होगा, मतलब सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, सिर्फ यह संविधान नहीं बतलाता है। संविधान का उद्देश्य लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करना और साथ में देश में सभी समूहों का क्या करना, भला करना, उनका कल्याण करना। लोक कल्याण भी कहीं ना कहीं संविधान के उद्देश्य होते हैं। अगर आपके आज जो मौजूदा संविधान है दुनिया में, उनको देखेंगे तो लोक कल्याणकारी उद्देश्य दिए गए। अब लोक कल्याणकारी उद्देश्यों का मतलब क्या है? लोक मतलब लोग और कल्याण मतलब उनका भला, जनता का भला होना। अब जनता का भला कैसे होता है भाई? स्वास्थ्य सुविधाएं हम उनको अच्छी दें, पानी की सुविधाएं हम उनको अच्छी दें, शिक्षा की सुविधाएं हम उनको अच्छी दें। ऐसे काम सरकार करे, ऐसे काम देश की जो राजनीतिक शक्ति है वो ऐसे काम करे जिससे कि लोगों का भला हो। तो अब ये ऐसे कौन कौन से प्रावधान है उनके बारे में जानते हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। देखिए, संविधान अगर जब हम लोग बात करते हैं, जनरली अगर आप एक ओवरव्यू देखेंगे तो संविधान का जो मुख्य काम होता है ना, वो यही होता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करना, कंट्रोल करना, सरकार का गठन करना, देश के लोगों को मूल अधिकार देना, मूल कर्तव्य उनके बताना, ये मुख्यतः काम संविधान का। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, विधान मतलब कानून और स मतलब सर्वोच्च कानून, देश का जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ आज के जो नए लोकतांत्रिक जो संविधान है, अगर आप उनमें देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहीं आकर के संविधान की परिभाषा खत्म नहीं हो जाती है कि भाई वो संविधान एक नियम बना करके छोड़ देगा, कुछ कानून बना करके छोड़ देगा और बस दैट्स ऑल, संविधान कंप्लीट। आपके जो संविधान है वो चर्चा करते हैं लोक कल्याण की। वो चाहते हैं कि जब ये संविधान एक ऐसा संविधान बने जो कि लोगों के मन में भी विश्वास रहे कि नहीं, हमारा भी क्या होगा, भला होगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज के सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। तो संविधान क्या है? सरकार को ऐसी शक्तियां भी दे रहा है जो समाज की सामूहिक भलाई, सामूहिक भलाई। अब सामूहिक शब्द को देखिएगा, सामूहिक का यहां से शब्द से ही निकल के आ रहा है समूह या समुदाय। जो पूरा समूह होता है, जो पूरा ग्रुप होता है, उन सबका भला करने के लिए क्या है, किसको शक्तियां दी है? सरकार को दी है। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि संविधान के आपको 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो सरकार की शक्तियों पर कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण लगा रहा है, और दूसरी तरफ वही सरकार को शक्तियां दे रहा है। ये लफड़ा क्या है? ये कहां समस्या आ रही है हमारे दिमाग में? सर, क्यों ये बात हम लोग नहीं समझ पा रहे? देखिए, पहली चर्चा करते हैं कि सरकार को शक्तियां दी है उसने। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा आप ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था कह सकते हैं जो देश में निर्णय लेगी। ओके, जो देश में निर्णय लेगी। पर ये जो सरकार है, ये सरकार भी किसके अधीन है? ये संसद के अधीन है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सरकार का गठन किस प्रकार से हो रहा है? संसद में से ही तो हो रहा है। जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा से ही तो बनते हैं। और सरकार जो भी कानून बनाएगी वो संसद में ला करके ही बनाएगी। तो ये सरकार भी क्या है? संसद के अधीन है। पर इस सरकार को कुछ शक्तियां दी गई है, वो संसद के अधीन है, और जो संसद है वो खुद संविधान के अधीन है। तो सबसे सर्वोच्च तो जो है वो संविधान ही है। और सरकार को शक्तियां देना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें शक्ति सरकार को नहीं दी है। किसको दी है? जनता को दी है। क्यों? क्योंकि सरकार को किसने चुना है? जनता ने चुना है।
भाई जनता ने लोकसभा के चुनाव में वोट डाला और लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत रहा उसी ने ही तो क्या करी है, सरकार बनाई। लास्ट के लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कट था सरकार का गठन किस प्रकार से होता है। तो हमने मतलब संविधान ने जो ताकत दी है वो सरकार को नहीं दी, जनता को दी है। और ये सरकार क्या कर रही है, जनता का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहां पे हमने सरकार को शक्तियां दी है। और किस प्रकार की शक्तियां दी हैं कि समाज में सभी के भलाई के लिए काम कर सके, सभी के भलाई के लिए काम कर सके। देखिए कार्ल मार्क्स का एक बहुत फेमस कोटेशन है और ये यूपीएससी के तक में इसमें जब ऐसे लिखे जाते हैं उसमें पूछा जाता है, लिखा जाता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अधिकार मतलब जो हमारे राइट्स होते हैं और कर्तव्य हमारी जो ड्यूटीज होती है जो हमें निभानी होती है। तो अब यहां पर सरकार का कर्तव्य ही कर्तव्य नहीं है कि भाई है ना ये काम भी सरकार कर दे, वो काम भी सरकार कर दे, ये भी सरकार कर दे, नहीं, सरकार को अधिकार देना भी जरूरी है। तो वो राइट्स जो काम है वो किसने दिए हैं, संविधान ने सरकार को दिए। दूसरा पहलू देखते हैं, फिर बोला सीमित क्यों करा, फिर कंट्रोल क्यों लगाया। तो देखिए जो कहते हैं ना अतः सर्वते वर्जित, मतलब जो लिमिट से जब भी कुछ बाहर होता है वो बेकार ही होता है। अगर हम सरकार को बिल्कुल यूं खुले सांड की तरह छोड़ देंगे, जा जो कुछ करना है कर ले, नहीं, सरकार को हमने संसद के अधीन रखा है और संसद को संविधान के अधीन रखा है। ओके, तो यहां पर मतलब एक पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसमें सब एक दूसरे के कंट्रोल में हैं। कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि नहीं तो कल को अगर यही सरकार जनता के शीश पर बैठ करके डांस करने लग जाएगी, हमारे सिर पर बैठ करके नाचने लग जाएगी, हमसे कुछ भी करवाएगी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर दोनों ही जरूरी है, अधिकार भी दिए हैं संविधान ने सरकार को, तो कर्तव्य भी बताए हैं। ओके, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई भारत में ऐसा क्या करा, हाँ अभी हम चर्चा करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, इंडोनेशिया की, तो फिर दिमाग में बत्ती जलेगी और पूछा जाएगा कि सर भारत के संविधान में ऐसा क्या है जो कि लोक कल्याणकारी कदमों की बात करता है। तो देखिए जैसे कि मैं संविधान की बात शुरुआत से ही करता हुआ आया हूं और संविधान का जब आप भाग 4 देखेंगे और भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 मतलब अनुच्छेद 36 से 51 की आप चर्चा करते हैं, क्योंकि 12 से 35 तो क्या आ चुके हैं, मौलिक अधिकार आ चुके हैं, और 36 से जो 51 है इसमें बात करता है संविधान, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो डीपीएसपी। अब इसका फुल फॉर्म निकालते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं पहले फिर हिंदी में लिख लेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये बात है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा ये है क्या, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब है निर्देश देना, ठीक है, डायरेक्शन दिया है। प्रिंसिपल्स सिद्धांत तत्व, डायरेक्ट राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कर लीजिए आप। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिद्धांत ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब राज्य की यहां पर बात हो रही है और पॉलिसी मतलब नीति। तो मतलब यहां पर संविधान ये कह रहा है कि संविधान आपको कुछ निर्देश दे रहा है, कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, उन पे काम करो, और अगर इन पे आप काम करोगे तो ये क्या होगा, देश का भला होगा, क्या होगा, कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, देश में अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। अब इसमें बात क्या है, इसमें जैसे कि पर्यावरण की बात करी गई है, इसमें पशुओं के को बचाने की बात करी गई है, इसमें बात करी गई है कि हमारे जो विदेशों में संबंध है वो कैसे होने चाहिए, काफी कुछ इसमें बातें करी गई। 36 से 51 के बीच में बहुत कुछ इसमें डाला गया। तो डीपीएसपी क्या है, एक सरकार को निर्देश दे रहा है कि भाई आप लोक कल्याणकारी काम करो। पर थोड़ा सा जो ट्विस्ट है उसको समझो, मामला क्या है। मामला यह है कि भाग 3 में संविधान निर्माताओं ने डाल दिया मौलिक अधिकार और भाग 4 में डाल दिया डीपीएसपी। अब मौलिक अधिकार में जितनी बातें लिखी हुई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कुछ लिखा हुआ है, अगर उसमें किसी का उल्लंघन होता है, अगर वो अधिकार आपको नहीं मिलता है, तो क्या होगा, आप अपना मुंह उठाइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए और सरकार को चैलेंज करिए या उस व्यक्ति को चैलेंज करिए जिसने आपके अधिकारों का उल्लंघन करा है कि भाई मेरे अधिकार छीन लिए गए। बात डन, यहां तक डन। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। पर सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सरकार जो 36 से 51 में डीपीएसपी में जितने भी काम लिखे हुए हैं अगर सरकार नहीं करती है तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर यह बात कह दी गई है कि ये क्या है, निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस है। ये देखिए एक दो चीजें संविधान में जब आप आगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ होती है जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपको कोर्ट जाना है, आप जा सकते हैं, आपको आजादी, तो जैसा कि मौलिक अधिकार में, पर जैसा जहां पे यहां पे नहीं जा सकता। सरकार करे तो बहुत बढ़िया क्योंकि लोक कल्याणकारी काम है, और नहीं करे तो भी आप ऐसा सरकार पे दबाव नहीं बना सकते तो करो, और सरकार करेगी तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि डीपीएस में संविधान में ये चीज लिखी गई है, आप कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि जब संविधान में लिखी गई है तो संविधान निर्माता ही क्यों मना करेगा कि मत करो।
देखिए बात क्या है, जैसे कि भाई मेरा काम है ना, मेरा मेन काम जो है वो है आपको पढ़ाना, मेरा मेन काम है वो पढ़ाना। तो जैसे कि मौलिक अधिकार की तरह मेरा काम है पढ़ाना, पर मैं आपको बीच बीच में कभी डायरेक्शंस देता हूं, मोटिवेट करता हूं कि बच्चों 4 घंटे पढ़ा करो, 5 घंटे पढ़ा करो, पॉलिटी को टाइम दो, इको को टाइम दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हो उसको टाइम दो। ये मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है, मोटिवेट कर। अब इस बात को आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, इसमें मैं आप पे पाबंदी नहीं लगा सकता। मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो जय राम जी की। ठीक है, तो मेरा काम पढ़ाना है, मतलब मौलिक अधिकार जो जनरली सबको मिलने चाहिए, जो बहुत जरूरी है, उसमें तो आप कोर्ट जाइए, पर आप इसमें नहीं जा सकते कि नहीं सरकार ने वैसा भी ये क्या कर दिया, अब हम सरकार ये काम नहीं कर रही, नहीं आप वहां नहीं जा सकते, वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत अगर आप चर्चा करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, इसमें भारत का संविधान लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करता है और कि ज्यादा ज्यादा कल्याण के कार्यक्रम किए जाए। मौलिक अधिकारों में काफी कुछ भारत के संविधान ने ऑलरेडी जोड़ दिया है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। देखिए अफ्रीका पूरा एक महाद्वीप है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है। अगर मैं आपको एक दो चीजें और पर्सनली गाइड करता हूं कि आप आगे तक अगर आप ये सफर चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्रैक करें, और भूगोल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो एक किताब आती है ऑक्सफोर्ड की, आती है एटलस, वो मैप की किताब है। मैं चाहे आप एटलस खरीद लीजिएगा और किसी ऑक्सफोर्ड के दो ऑक्सफोर्ड या मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूं, आप किसी का भी आप खरीद लीजिएगा, पर एक पूरा मैप की एक पूरी बुक आती है जिसमें इंडिया के, वर्ल्ड के सारे आपको फिजिकल, भौतिक और राजनीतिक सारे मानचित्र आपको देखने को, वो किताब आप खरीद लीजिए। क्योंकि अब क्या है कि हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, समग्र जो शिक्षा होती है वो करेंगे। हम एक बात की पूछ को हम बिल्कुल खोल देंगे, ये पूछ में क्या क्या है, क्यों है। तो जब अब जैसे यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो सडनली क्या है, आप एटलस भी खोलो कि दक्षिण अफ्रीका है कहाँ एग्जैक्टली, तो ये काफी आपको हेल्प होगी। तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, और जब ये आप देखते हैं कि अफ्रीका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, अफ्रीका कुछ इस प्रकार से, ये महाद्वीप है, और यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण में होने के कारण यहाँ पर एक जो देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिण में होना दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बारे में अब पढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे, कि पर्यावरण संरक्षण को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का संविधान है वो 1996 में बन चुका था, और 4 फरवरी, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है 4 फरवरी 1997 में जो वहां का संविधान है लागू हो गया था। तो उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है कि पर्यावरण को बचाया जाए, जितना ज्यादा पर्यावरण को बचाने के बढ़ावा दे सरकार, ये सरकार की एक जिम्मेदारी रहेगी। अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। देखिए अब अन्यायपूर्ण भेदभाव, अब यहां पर कौन सा भेदभाव होता है उस बात को समझो। देखिए जातीयता की जब हम लोग बात करते हैं, हम एथनिक की बात करते हैं, तो एथनिक या जातीयता है, आप कक्षा 10 में पढ़ करके आए, ठीक है, तो यहां पर अलग अलग रूप में आ जाती जाति, जैसे कि हम कास्ट की बात करते हैं, धर्म, रिलीजन की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज, रंग की बात करते हैं, रेस, और बस यहां जो मुद्दा अटका हुआ है वो रेस पर ही अटका हुआ, मतलब रंग पर ही अटका हुआ है। तो यहां पर क्या है कि श्वेत और अश्वेत, श्वेत किसको कहा जाता है, जो गोरे लोग होते हैं उन्हें, और अश्वेत जो काले लोग होते हैं उन्हें। तो अश्वेत और अश्वेत में क्या था, भेदभाव था, गोरे और काले लोगों में क्या था, वहां पर बहुत गजब का भेदभाव होता था, ठीक है। और उसके लिए मतलब जो नेल्सन मंडेला जी की आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी काफी समय तक जेल में रहे और जेल से आजाद हुए, और फिर जो ये पूरा भेदभाव है वो खत्म हुआ, और 96 में पहले वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। तो जो भी अन्यायपूर्ण भेदभाव है, जो कि भेदभाव किसी भी समूह के साथ होता है, उन समूह को बचाने की कोशिश सरकार करेगी, प्रयास करेगी, और उसका कदम उठाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सरकार को अधिकार कौन देता है, देश का संविधान देता है कि हाँ भाई हम आपको अधिकार देते हैं, आप बचा सकते हैं। जैसे मैं भारत के संविधान में बात करूं, महिलाओं के ऊपर काफी समय से अत्याचार होता हुआ है, तो महिलाओं को बचाने के लिए सरकार को ये छूट है कि वो कुछ भी करे, सरकार कोई कानून बनाए, वो उनको आजादी है। तो यहां पर वही बात अफ्रीका के संविधान में करी गई। सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। फिर ये बात कही गई कि धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे अफ्रीका आगे बढ़े, दक्षिण अफ्रीका आगे बढ़े, वो क्या करे, पर्याप्त आवास, आवास का मतलब क्या होता है, जहां आप रहते हैं,
जहां आप वास करते हैं, आपका निवास होता है, मतलब घर, मतलब जनरली मैं ये कहना चाहता हूं सबको घर और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मतलब सबके पास क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए, कोई झोपड़े में नहीं रहना चाहिए, कोई गरीबी से बाहर ना भटके, सबके पास घर होना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं वो सबके पास होनी चाहिए। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान के ऐसे प्रावधान है जो सरकार को मजबूत बनाते हैं कि ये काम करने के लिए आपको जो कदम उठाना वो उठाओ। मतलब हम ये कह सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स को गवर्नमेंट को दिए, और शक्तियां देने का मतलब यही नहीं है कि आपको शक्तियां मिल गई, मतलब ये भी है कि आपको जिम्मेदारियां भी मिली, भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आ गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आ चुकी है, जिम्मेदारी भी है ये आपकी कि भाई आप ये काम करें, क्योंकि देश का संविधान कह रहा है, जो कि सर्वोच्च कानून देश का है। फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में एक तो बात कही गई कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए और उसे संचालन किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम करे सरकार। और दूसरा कहा गया कि गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। इंडोनेशिया में ये बात कही गई कि गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। और इंडोनेशिया डच लोगों का गुलाम था, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, डच लोगों का गुलाम था। डच कौन होते हैं, जो कि नीदरलैंड के लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये मैंने एक तस्वीर दिखाई बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई, इसलिए। अब बात करते हैं राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो अब सबसे पहले अपन यही समझते हैं कि बुनियादी पहचान का मतलब क्या है, कि राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान जो है वो संविधान तय कर रहा है। सबसे पहले तो अपन पहचान शब्द को समझते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। पर अपन सिर्फ आइडेंटिटी बोल करके नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कहोगे सर आपने तो हिंदी का इंग्लिश कर दिया, ये काम तो हमारा गूगल भी कर देता, पहचान को इंग्लिश में बता क्या बोलते हैं, तो आप बोलता था आइडेंटिटी। तो मैं सिर्फ गूगल वाला काम नहीं करूंगा, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहचान का अगर मैं सीधा सा सिंपल सा मेरी भाषा में अगर बताता हूं, पहचान वो है जिससे हमें जाना जाता हो, जाना जाता हो, वो क्या कहलाती है, पहचान कहलाती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी क्या पहचान, मतलब आप हमारे टीचर हो, तो आपके लिए मेरी क्या पहचान हुई, टीचर के रूप में हुई। तो पहचान, आइडेंटिटी जिस रूप से हमें जाना जाता हो वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान होती है। मेरे घर पे मैं जाता हूं, मेरे माता पिता के लिए मैं बेटा हूं, मेरे बेटे की पहचान है। मैं जब किसी जाति के कार्यक्रम में जाऊंगा तो मेरी जाति के, उस जाति का हूं, वो पहचान है। मैं किसी धर्म के कार्यक्रम में जाऊंगा, मैं उस धर्म का हूं, मेरी ये पहचान है। मैं टीचर्स की टीम में बैठूंगा, मैं एक टीचर हूं, मेरी ये पहचान है। तो मुझे जिस काम के लिए, जिस कारण मुझे जाना जाता हो, मेरी वही क्या बन जाती है, मेरी पहचान बन जाती है, मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जब मैं चर्चा करता हूं भारत में, तो हमारी कोई एक आइडेंटिटी तो है नहीं भाई, हमारी अनेकों आइडेंटिटी है, हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं भाई, एक तो हमारी क्या है, जाति के रूप में आइडेंटिटी है कि भाई हम किस जाति से रिश्ता रखते हैं। वैसे देखिए मैं एक बात कहता हूं कि 75 साल भारत को आज़ाद हुए हैं और 75 सालों में काफ़ी परिवर्तन आया। मैं ये नहीं कहता कि भारत जैसा 1947 में था वैसा ही आज 2022 में, बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगा। काफ़ी भारत में बदलाव आया, पर ये बात आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं हम अभी भी है ना, जाति का जो टैग है वो नहीं हटा पाए। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग पूछ ही लेते हैं भैया कौन जात है तुम्हारी, तो हम टैग नहीं हटा पाए, वो टैग रहता ही है। काफी लोग तो काफी जो होते हैं वो अपनी कास्ट को मैं इस जाति का हूं बहुत वर्णन करते हैं, तो टैग हम नहीं हटा पाए। तो जैसे कि एक पहचान हमारी जाति की हो गई, फिर एक पहचान हमारे धर्म की हो जाएगी, ठीक है। एक पहचान हम लिंग के रूप में देखते हैं कि भाई मैं पुरुष हूं या वो महिला है, ठीक है, लिंग के रूप में। एक हम पहचान जैसे मान लीजिए क्षेत्र के रूप में देख लेते हैं कि भाई जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं, आप यूपी में रहते हैं, एक क्षेत्र के हिसाब से भी हमारी पहचान रहती है, आइडेंटिटी रहती है। एक जैसे मैं कहता हूं मेरे व्यवसाय के हिसाब से मैं क्या काम धंधा करता हूं, तो जैसे कि मैं टीचर हूं, मेरी एक टीचर की पहचान है। उसके अलावा मेरी पहचान जैसे मान लीजिए मेरी योग्यता है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 12th पढ़ी है, 12th के बाद मैंने बीए करा, बीए के बाद मैंने एमए करा, मास्टर्स करा, ये मेरी सारी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी योग्यता है। इसके अलावा अगर मुझे कोई अवार्ड मिला है, मुझे मतलब कोई इनाम मिला है, प्राइज जो अगर कुछ मुझे मिला है, तो उससे भी मेरी कुछ ना कुछ, जैसे मेरी तो नहीं मतलब काफ़ी लोगों को जैसे भारत रत्न मिल जाता है, भारत रत्न मिलता है, और बाकी जो भी अन्य अवार्ड्स होते हैं उनसे भी हमारी पहचान। तो एक से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी क्या है, आइडेंटिटीज है। जैसे मैंने आपको बताया जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, व्यवसाय, योग्यता, इनाम, अवार्ड्स, अलग प्रकार की हमारी क्या है, पहचान है, हमारी आइडेंटिटीज है। और हम जब किसी एक आइडेंटिटी में, एक पहचान में हम रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी जाति के कार्यक्रम में जा रहा हूं, मुझे वहां पे इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं टीचर हूं, मुझे इसलिए बुलाया गया बिकॉज मैं उस जाति से रिश्ता रखता हूं। और जब मैं एक व्यवसाय के रूप में जाता हूं, मैं टीचर्स की मीटिंग होगी, तो मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं उस पर्टिकुलर जाति का हूं, बल्कि मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं एक व्यवसाय से उस टीचर का हूं। तो हमारी क्या अनेकों पहचान है, हमारी बहुत सी ज्यादा पहचान है,
और ये सभी जो पहचान है, बहुत पहचान हमारी है और हम सभी की, मैं जनरली कह रहा हूं भाई, आप भी ये चीज देख लीजिए, आपकी नहीं है क्या, मेरी नहीं क्या, तो हमारी अनेकों पहचान है। और जब ये पहचान हमारी अनेक है तो हमें इन सब पहचानों से ऊपर उठ करके एक पहचान हमें जो मिलनी चाहिए वो मिलती है भारतीय की। और ये पहचान हमें कौन देता है? भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान हमें ये पहचान देता है कि हम कौन है, भारतीय हैं। जैसे कि हम इस चैप्टर में ही चर्चा करेंगे प्रस्तावना की उद्देशिका की, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। उसमें जो शुरुआत में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब हम भारतीय। ये संविधान किसके लिए है? भारत के लोगों के लिए। सर्वोच्च कौन है, सबसे पहले कौन है? बोले भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। तो भारतीय का जो अनुभव है, ये पहचान है, ये हमें किसने दी है? ये देश के संविधान ने दी है। तो एक बुनियादी पहचान राष्ट्र के लोगों को, देश को कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। तो हम इन सब सारी पहचानों से, सारी आइडेंटिटी से ऊपर उठ करके हमें एक ही आइडेंटिटी में जाना चाहिए, दैट इज वी आर इंडियंस एंड फर्स्टली, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि हम सबसे पहले और अंत में क्या है? भारतीय। तो हमें इन पहचानों से ऊपर उठ करके क्या है? भारतीय बनना चाहिए। हमें जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, व्यवसाय, योग्यता, प्राइज सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छा, मतलब मैं पर्सनली मेरे साथ में बात बता रहा हूँ, मुझे याद आता है, मैं क्षेत्र के हिसाब से बात बता रहा हूँ। मैं लास्ट सेशन की बात है, जब मैं लाइव क्लास लेता था और उसमें बिहार की बच्ची थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है कि बच्ची का क्या नाम था, पर वो बच्ची ये कहती है कि सर हम सुनते हैं, हम ये बात सुनते हैं कि जब बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। तो सर ये तो दुखद बात है ना। तो ये क्षेत्र के आधार की पहचान है कि हम क्या है? हम बिहारी हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के। क्यों यार? आप भारतीय बनकर के रहिए ना, आप भारतीय बनकर के रहिए। और अगर आप भारतीय बनकर के रहते हैं तो एक उत्साही जीवन का अलग आता है, एक उत्साही जीवन का अलग आता है। इन सबसे हमें कहीं ना कहीं अब ऊपर उठ जाना चाहिए। और मैं सच कहता हूं कि अगर हम इनसे ऊपर उठ गए ना, हम सच में भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा। पर अभी भी हम कहीं ना कहीं इन चीजों में अटके हुए हैं। हम प्राउड महसूस करते हैं हमारा कास्ट का, हम प्राउड महसूस करते हैं हमारे रिलीजन का, हम प्राउड महसूस करते हैं हमारे जेंडर का कि नहीं मैं पुरुष हूं, हम प्राउड महसूस करते हैं हमारी भाषा का, हमारे क्षेत्र का। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राउड इस बात का महसूस करना चाहिए कि हमने भारत की जन्म भूमि पर जन्म लिया है और हम भारतीय हैं। इस बात का हमें प्राउड महसूस करना चाहिए। तो राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान है वो संविधान हमें देता है। संविधान से पहले हमारी अनेकों पहचानें थी, पर संविधान के बाद हम क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। देखिए अब यहाँ पे समाज, किसी समाज का मतलब क्या है? यहाँ पे समाज जाति से नहीं है कि मैं इस जाति का हूं, या धर्म से नहीं है। किसी समाज मतलब मानवों से, मानव से है, इंसानों से है कि भाई जितना भी इंसानों का समूह है उनको एक बुनियादी पहचान देता है। बुनियादी का मतलब क्या? आधारभूत, जो कि बेसिक है, जो कि जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग है ना उसमें पढ़ते होंगे साइंस में, कि अब तो नहीं पढ़ते 10th तक पढ़ा होगा, मुझे हिंदी का नहीं पता क्या बोलते, पर इंग्लिश में टिश्यूज बोला जाता है। टिश्यूज और सेल जैसे आप कहते हैं, सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल को शायद कोशिकाएं कहते हैं या टिश्यू को कहते हैं। तो सेल जो है, सेल हमारा आधारभूत है। एक एक सेल से फिर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। तो सेल आधारभूत है। तो हमें एक आधारभूत, एक बेसिक जो पहचान है वो क्या देता, कौन देता है? संविधान देता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। तो अब संविधान के द्वारा ही हमारी क्या है? एक सामूहिक इकाई के रूप में हम सभी की पहचान है। हम बाकी तो क्या है? सब अलग अलग बटे हुए, हम सब अलग अलग बटे हुए, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, पर हमें एक सामूहिक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में जो पहचान दी है वो किसने दी है? संविधान ने दी है। उसने बताया हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग जब लिखा प्रस्तावना में, क्या लिखा गया? हम भारत के लोग। वहां पर देखिए संविधान बनाया संविधान सभा ने, ठीक है, पर वहां पे ये नहीं लिखा गया कि हम संविधान सभा के लोग या हम संविधान निर्माता जितने भी है हम ये सारी बातों को अपनाते नहीं। क्या कहा गया? हम भारत के लोग। और भारत के लोगों में यहां पे ये नहीं डाला गया इस जाति का, उस जाति का, उस धर्म का, उस धर्म का, या सिर्फ महिलाएं, पुरुष, या गोरा काला, कुछ नहीं डाला गया। हम भारत के लोग। अब भारत के लोग, आप अगर भारत में रहते तो आप भारतीय हैं। भारत के लोग सब कुछ है। हमें एक पहचान दे दी। हमें क्या पहचान दी? कि हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। भारतीय जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान मिल चुकी है, भारतीय। देखिए आप अपने गली मोहल्ले में रहें, वहां आपकी एक अलग पहचान होगी। आप किसी शहर में रहें, गांव में रहें, कहीं पर भी रहें, आपकी कुछ भी पहचान हो। पर जब आप भारत छोड़ करके कहीं जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, तो आप ये कहते हैं हम भारतीय हैं।
वहाँ हम हमारी जाति को, धर्म को, लिंग को, रंग को, क्षेत्र को, व्यवसाय को, सबको भुला देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये याद रखते हैं भारतीय। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन भी करता हूँ कि आप 130 करोड़ के करीबन लोग हो, हम सब 130 करोड़ के करीबन लोग हैं, हम सब ये भूल जाए ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम सब ये याद रखें कि हम लोग भारतीय हैं, और वो जो सामूहिक पहचान है वो संविधान से मिले। अब देखिए, संविधान 3 प्रकार की पहचानों के बारे में हमें चर्चा करता है। तो एक तो जैसे है कि राजनीतिक जो पहचान है, राजनीतिक पहचान, दूसरी देता है नैतिक पहचान, और तीसरी है राष्ट्रीय पहचान। अगर मैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलूं तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी एंड लास्ट वन नेशनल आइडेंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक पहचान की। कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। देखिए, अब राजनीतिक पहचान बनाने का मतलब क्या है कि भाई संविधान क्या है? संविधान बुनियादी नियम और सिद्धांत ही तो है भाई। आधारभूत जो नियम होने चाहिए थे वही तो संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में यही तो लिखा हुआ है कि सरकार का गठन कैसे होगा। अब ये हर बार नहीं बदलना, सरकार का गठन कैसे होगा ये संविधान में आधारभूत है, ये बता दिया। हाँ, पर देश को चलाने के लिए कौन कौन से कानूनों की आवश्यकता होगी वो संसद बना लेगी, और संसद से ही हमने सरकार बनाई। बात के लिए तो बुनियादी नियम और सिद्धांतों के आधार पर हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारी एक राजनीतिक पहचान बना ली। राजनीतिक पहचान बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि भाई हम लोग लोकतांत्रिक हैं या नहीं, तो हम कैसे हैं? लोकतांत्रिक हैं हम लोग, ठीक है। हमारी कैसी प्रणाली है? हमारी संसदीय प्रणाली है, हमारी संसदीय प्रणाली है। हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो ये राजनीतिक पहचान हम लोगों की हो जाएगी। हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है। तो हम पे शासन कैसे होगा, अब शासन कैसे होगा, हम पे राज कैसे होगा, हमें कौन चलाएगा कौन नहीं, ये सब कुछ संविधान में तय हो गया और हमारी एक पहचान हो गई। जैसे मैंने बोला शासन कैसे होगा, तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगी, मिलिट्री का शासन नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र होगा। और जहां पे लोकतंत्र में क्या है, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था होगी। जहां पे सर्वोच्च जो है वो कौन होंगे? लोग होंगे। जिससे मैं फिर से वही बात करूंगा कि हम भारत के लोग। तो यहां पर हमारी एक राजनीतिक पहचान बन गई कि हमारी राजनीति, हमारी पॉलिटी कैसे होगी वो। दूसरी है हमारी नैतिक पहचान, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मोरल आइडेंटिटी। अगर मैं नैतिक की बात करूं या मोरल की बात करूं तो देखिए, आप छोटी क्लासों में नैतिकता की किताब भी आती थी, मोरल साइंस, नैतिक विज्ञान जिसे कहा जाता है। उसमें आप पढ़ते होंगे कि सुबह सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए, फिर माता पिता के पैर छूने चाहिए, ठीक है। ऐसे जो संस्कारों वाली बातें हैं वो सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नैतिक पहचान है वो क्या, एक थोड़ा सा संस्कार जो होते हैं, मतलब जो हमारे विचार हैं वो हमें वो दर्शाते हैं। और जैसे संस्कार तो हमें घर से ही मिलते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो नैतिक। पर संविधान किस प्रकार से हमें एक नैतिक पहचान, एक मोरल आइडेंटिटी दे रहा है वो देखिए। संवैधानिक नियम के अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ओके, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखिए, अब नैतिक पहचान, देखिए अब मैं एक बार संविधान को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, एक बार रुक जाइए। पहले अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। घर पे हमें क्या है, कुछ चीजें सिखाई जाती है, और जो चीजें सिखाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं, ठीक है। संस्कारों में कुछ सिखाए, देखो बेटा किसी के साथ गलत बदतमीजी से बात नहीं करना, ये हमारे संस्कार है। ये नहीं करना है बेटा, सुबह पहले उठते ही मम्मी पापा के जितने भी बड़े आपके घर में उनके पैर छूने, ये क्या है? ये संस्कार है हमारे। देखो बेटा घर में ऐसा काम नहीं करना, गलत चीज में नहीं जाना, ऐसा मत करना, ये मत करना, ये क्या है? क्या करना है क्या नहीं करना, ये नैतिक शिक्षा है जिसे हमने घर में क्या बोल दिया? संस्कार। की मेरे माता पिताओं ने मुझे संस्कार दिए हैं। और जब हम कहीं पे ऐसा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो लोग भी कहते हैं क्या संस्कार दिए हैं इसके माता पिताओं ने। तो क्या करना क्या नहीं करना जब घर में बात हो रही थी वो संस्कार की। पर जब देश, पूरे देश भी हमारा घर है, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना ये तय कौन करेगा? संविधान करता है। तो संविधान के नियम के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक नियम है, आप संविधानों के नियम के अंतर्गत आप जितनी भी आपकी आकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स है, आप वो अपनी डिजायर्स पूरी करिए। डिजायर्स मतलब इच्छा है, आप पूरी करिए ना, आप बिल्कुल पूरी करिए। जैसे मैं पहले की बात करूं भाई, 1950 में संविधान लागू होने से पहले महिलाओं पर बहुत ज्यादा शोषण होता था, बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। पर आज संवैधानिक दायरों के अंदर रहते रहते आज महिलाएं देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक भी पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी बनती है, ठीक है, बड़े बड़े पदों पर पहुंचती है। तो अब संवैधानिक दायरों के अंदर रहते रहते हम अपनी डिजायर्स को, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और संवैधानिक नियमों के अंतर्गत रहते रहते मतलब उस नियम से चलते चलते, ऐसा नियम है किसी को मार दूं, मैं कुछ भी कर दूं, ये नहीं चलेगा भैया। आप संवैधानिक नियमों के अंदर रहो और अपनी जो भी इच्छा है, अपनी डिजायर्स है वो पूरी करिए। लक्ष्य, आपका जो भी लक्ष्य, लक्ष्य मतलब गोल,
आपका जो भी गोल है उस गोल को आप अचीव कर सकते हो, पर संवैधानिक नियमों के अंतर्गत। स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार, मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि आपको इन चीजों की स्वतंत्रता है, आजादी है, आप करिए। परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि संविधान ने क्या करा, एक आधिकारिक बंधन बांध दिया। आधिकारिक का मतलब क्या हो गया, आप जहां ऐसे ही कह सकते हो एक ऑफिशियली आप पर कुछ बंधन, पाबंदी सी लगा दी। जैसे कि मैं एक बार फिर घर के उदाहरण पे आता हूं। जैसे घर वाले कहते थे भाई बेटा देख, रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहेगा, तो 8 बजे अंदर, ठीक है, और देख किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना। ये कुछ पाबंदियां, कुछ आप पे रोक लगा दी गई। उसी प्रकार से संविधान ने भी कुछ पाबंदियां लगाई है कि भाई क्या करना है, कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो अब जो आप कर सकते हैं वो तो क्या आ गया कि संवैधानिक नियमों के अंतर्गत आ गया कि भाई आप इनके अंतर्गत ये काम कर सकते हैं, आपको जो कुछ करना है वो करिए, बस शर्त इतनी सी, आप संविधान से बाहर मत जाइएगा। संविधान के जो नियम है, कानून कायदे हैं, उनको मानिए, और क्या नहीं करना वो भी आपको संविधान बता देगा। जैसे कि जब बात होती है हमें कि भाषण की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम अपने विचार रख सकते हैं, पर विचार रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल दो। मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं, मैं किसी को 2 चांटे मार दूं खींच करके, बोलूं नहीं संविधान के आर्टिकल्स में लिखा हुआ कि आज़ादी है मुझे, मैं बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले यार ये कोई बात थोड़ी है। तो क्या नहीं करना संविधान में क्लियर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। संवैधानिक नियमों के अंतर्गत रहते थे। जैसे कि संविधान में स्वतंत्रता की जब बात होती है तो संगठन बनाने की आपको आज़ादी, संगठन बनाने की आपको आज़ादी है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आपको आज़ादी है। आप जैसा भी कार्य करना चाहे आप कार्य करिए, संगठन बनाइए, बस इतनी सी अपील संविधान ने करी है। जो भी काम हो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना संगठन बनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से ही आप कार्य करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने संगठन बना लिए, वहां पे तलवारें बंदूकें ला करके चला रहे हो, चलो चलो कोई बात नहीं, संविधान ने बोला संगठन बना सकते हो, वो आपको अलाउ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से संविधान ने हमें देश में किस प्रकार से व्यवहार करना है, इस प्रकार के संस्कार हमें किसने दिए, संविधान ने दिए हैं। और वो संस्कार क्या है, वही तो नैतिक पहचान हमारी हो जाती है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पहचान की। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसे सरकारें बनाते हैं, संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। तो अब जो अधिकतर संविधान है आप उनमें देखेंगे कि कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिनका क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार क्या है, और उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकारें बनाई गई। और जो सरकारें बनाई गई है वो कैसे बनाई गई, लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई। यहाँ पे मैंने जो पेटी दिखाई है वो किस रूप में दिखाई, क्या मतदान कर करके सरकार का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। देखिए अब राष्ट्रीय पहचान का मतलब क्या है, मेरी देश से पहचान हो, मतलब मैं भारतीय हूं। और ये जो पहचान कहीं ना कहीं हो रही है वो किससे होती है, नागरिकता से होती है। जनरली अगर मैं बात करूं तो जो है वो किससे होती है, नागरिकता से या सिटीजनशिप से हमारी पहचान होती है। जैसे हम जनरली ये कहते हैं ना भाई वो अमेरिका का है तो वो अमेरिकन है, ठीक है, और हम भारतीय हैं तो हम इंडिया के हैं तो इंडियन या भारतीय हम लोग कहते हैं। तो अब जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, जर्मन की बात कर रही है। जर्मनी के जो लोग हैं, जो जर्मन होंगे, जो उस मूल के होंगे, उन्हीं को क्या है, नागरिकता दी जाएगी। परंतु भारत में ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी विशेष नस्ल के लोगों को ही नागरिकता देंगे। तो एक राष्ट्रीय पहचान संविधान सबको देता है। अब अलग अलग संविधानों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो 3 प्रकार की पहचानें हमें दी है संविधान ने। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, संविधान की सत्ता। सत्ता की अगर बात करूं तो कहा जाता है पावर। संविधान की सत्ता, ये पावर आई कहां से, किस बात से हम लोगों को आई है, उस बात को हम लोगों को क्या करना है, उस बात को हमें रखना है। ओके डन, इस बात को हमें क्या करना है, डन ही करना है। उस चीज को आपको समझना है कि संविधान की सत्ता कौन है, क्या है। अब एक बार आप इसको समझ लीजिए। आप सभी ये बात समझ चुके हैं कि संविधान को जो बनाया वो संविधान सभा ने बनाया, और संविधान को हम सभी मानते हैं। तो पहला तो कुछ जनरली आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि संविधान क्या है। जो संविधान बना हुआ है वो क्या न्यायपूर्ण है, क्या वो आगे तक चलेगा, क्या सब सही है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। जो सवाल आपकी किताबों में दिए हैं उन्हीं सवालों से मैंने चर्चा करी है। तो संविधान क्या है, वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं, पर एक किताब में जो डेफिनेशन दी है वो भी चर्चा कर लेंगे। अब इस जो संविधान को संविधान सभा ने बनाया, इनको सत्ता, इनको पावर कहां से मिली, इनको पावर मिली भारत के लोगों से। इसीलिए तो कहा गया है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में ही यह बात कह दी गई कि हम भारत के लोग। संविधान सभा नहीं, हम भारत के लोग बना रहे, क्योंकि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम भारत के लोगों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो संविधान की सत्ता, तो अभी हम इसमें यह बातें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संविधान बना, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे हैं वो पढ़ेंगे। पर सबसे पहले तो आज ये जानते हैं कि संविधान क्या होता है क्या नहीं, जो कि आपकी किताब में चर्चा कर रहा है।
अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। देखिए अब इसने यहाँ पे बोल दिया लिखित दस्तावेज, लिखित संविधान। अब काफियों को यही नहीं पता होता लिखित संविधान क्या होता है, पर अपन लोगों ने तो बिल्कुल जो लेक्चर 1 है उसमें चर्चा कर ली, लिखित और अलिखित क्या है, ठीक है, जो है कठोर और लचीले संविधान क्या है, अलग अलग प्रकार के जो संविधान उनके बारे में चर्चा कर ली। तो ये कहते हैं कि जो अधिकतर जो संविधान है वो लिखित दस्तावेज है, मतलब लिखे हुए हैं, जिनमें क्या राज्य के बारे में कई प्रावधान है। अब राज्य क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, पर एक जनरल रूप में अगर आप देखें तो आप सरकार कह सकते हैं, ठीक है, सरकार का भी बात होती है, पूरे देश की बात होती है इसमें वैसे। तो राज्य के बारे में क्या कई प्रावधान उसमें होते हैं, राज्य का गठन कैसे होगा, ठीक है, सरकार का गठन कैसे होगा, वो किन सिद्धांतों का पालन करेगा, ठीक है, और किन किन बातों को पूरा देश और जो राज्य सरकार है वो किस किस प्रकार से उनको मानेगी, वो आपको समझ में आ जाता है। ये राज्य शब्द को आप लोग समझ लीजिएगा, ये अपना लेक्चर 2 में अपन ने कवर करा है, तो राज्य शब्द को आप लोग समझ लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। यहाँ पे राज्य वो नहीं है राजस्थान मध्य प्रदेश वाला। कुछ देशों के पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अब ये किसकी चर्चा कर रहा है, ऐसे संविधानों की जो अलिखित है, अलिखित है, जिनको एक बार किसी संविधान सभा में एक बार बैठ करके ना लिखा गया, वो पूरा एक किताब के रूप में क्या हो, संकलित नहीं हो, संहिताबद्ध नहीं हो, वो क्या होते हैं, अलिखित संविधान होते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई लोग बैठे और उन्होंने संविधान बना लिया और बोला ठीक है आज से ये मानेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर समय के साथ जैसे जैसे कुछ नया लगता है कि भाई ये जोड़ देना चाहिए, बोला आज से 2 पन्ने और जोड़ दो, ठीक है मजे करो, ऐसा है। तो वहां पे कोई देशों के पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब एक पूरी सीरीज है। वहां पर कोई एक किताब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई नहीं बस बस ये संविधान है, इसी में कोई बदलाव जो भी हटाना होगा जोड़ना होगा इसी में जोड़ेंगे। वहां तो पूरा चलता आ रहा है, जैसा जो कानून जोड़ना जोड़ दो, फिर आ जोड़ना ये जोड़ दो, उसको पन्ने को हटा दो, मतलब ये कानून हटा दो। तो वो ब्रिटेन है। तो कुछ संविधान ऐसे भी होते हैं मतलब अलिखित होते हैं। मैंने ब्रिटेन की संसद की तस्वीर आपको दिखाई है। तो अगर अपन एक संविधान की डेफिनेशन पे आते हैं, संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है, मतलब पूरा जो दस्तावेजों को जोड़ करके इकट्ठा एक संकला जो बना रखी उसकी बात करता है, जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन से कार्यों का करने का उल्लेख किया गया, राज्य का गठन कैसे होगा, ओके, राज्य का गठन कैसे होगा, वो कौन कौन से सिद्धांतों को मानेगा, मौलिक अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ जो है वो संविधान में चर्चा कर लेता है। ये डेफिनेशन भी अगर आप चाहें तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, पर वहां पर जब आप लिखें तो वहां पे ऐसा नहीं लिखे जिसका ऊपर उल्लेख किया गया। अब टीचर ढूंढेगा, बोले बेटा पहला पेज तो यही है, तू कहां पर उल्लेख करके आया, ऐसा नहीं। वहां पे ये बता दीजिएगा उन कार्यों का प्रयास करने का, मतलब उन कार्यों का प्रयास करता है जैसे कि राज्य का गठन कैसे होगा, सिद्धांतों का जो कौन से सिद्धांतों का वो पालन करेगा, मौलिक अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, जो ऐसी बातें उन पे जो संविधान चर्चा करते हैं वो संविधान हमारे संविधान कहलाते हैं। तो ये मुख्यतः संविधान, नहीं तो अपन स्टार्टिंग में ही अपन जान चुके हैं कि संविधान क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या है, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अपन बिल्कुल एक सीरीज में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये कह दिया था, आप बिल्कुल अच्छे से रजिस्टर बना करके बैठिए और उन पर तैयारी करते रहिए, आपको किसी बात का चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर आज के लिए इतना ही, अपन यहीं आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ओके। और अब आगे जानेंगे हमारे संविधान सभा के बारे में कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण होता है, और फिर जानेंगे हमारे पूरे संविधान का निर्माण, ओके। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, और कैसा लगा आज का लेक्चर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।